नमस्कार, मैं हूं निहारिका महेश्वरी और आप देख रहे हैं जी संगम। पहली खबर हम बताते हैं आपको। इलाहाबाद से खबर आ रही है, जहां सड़क हादसे के बाद नाराज लोगों ने हंगामा किया है। लोगों ने इलाहाबाद मिर्जापुर रोड पर जाम लगा दिया है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया है। काफी देर तक दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलते रहे। बाद में भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग का सहारा लेना पड़ा, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस को खदेड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने भीड़पुर पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की। दरअसल आज यहां सवारियों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। इसी हादसे के बाद से ग्रामीण भी नाराज हो गए। दिनेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या स्थिति अभी बनी हुई है? निहारिका, इस समय स्थिति सामान्य हो गई है, क्योंकि बड़ी तादाद में वहाँ पर पीएससी आरएएफ तैनात कर दी गई है, जिसके बाद जो स्थानीय ग्रामीण है वो शांत है। इस पूरे मामले में करीब आधा दर्जन के आसपास पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और साथ ही साथ 1 दर्जन के आसपास स्थानीय जो ग्रामीण है वो भी घायल हुए हैं। पूरे इलाके में इस समय व्यवस्था कर दी गई है, लिहाजा अब माहौल शांत। चूंकि आप बता रहे हैं कि हालात को काबू कर लिया गया है, लेकिन इलाहाबाद मिर्जापुर जो रोड है वहां की स्थिति क्या है? वहां पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो गई है? बिल्कुल निहारिका, क्योंकि वहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स आई है, उसके बाद ग्रामीण वहाँ से हट गए, जिसके बाद इलाहाबाद मिर्जापुर रोड भी शुरू हो गया है और रेलवे ट्रैक जिसमें जाम लगाने की कोशिश की थी वो भी जारी है। लेकिन जो इस हादसे की वजह था उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है? पुलिस का कहना है कि डेड बॉडी उठाने को लेकर के कुछ पुलिसकर्मियों ने डेड बॉडी उठा ली थी और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। और गांव वालों का कहना था कि बिना हमारी सहमति के पोस्टमार्टम को नहीं भेजना चाहिए था, हम लोग ले जाते। उसी चीज को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद जो ग्रामीण थे उनको मना लिया गया पुलिस की तरफ से। हालात बिल्कुल, ग्रामीणों को मना लिया गया। काफी मान मनोबल और नुकसान के बाद हालात काबू में बताए जा रहे हैं। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। पुलिस पब्लिक की भिड़ंत की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव जी संगम पर आप देख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर की बात कर लेते हैं। यहाँ के ककरई गांव में प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारने वाले 2 बदमाशों को ग्रामीण ने पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि 3 बदमाश प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र पासवान की हत्या करने के लिए आए थे। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को देखते ही उस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली लगने से एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई, जबकि प्रॉपर्टी डीलर घायल हो गया। वारदात की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर लिया और लाठी डंडों से पीट कर 2 बदमाशों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि एक बदमाश गंभीर रूप से घायल है। जिस प्रॉपर्टी डीलर पर हमला हुआ था वो हिस्ट्री शीटर है। अभी हाल ही में जेल से छूटकर वो आया था। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ककरही टोला जंगल धूसट में आज सुबह सूचना मिली थी कि 3 बदमाश आए थे और उनके द्वारा धर्मेंद्र पासवान के ऊपर फायरिंग की गई। इस फायरिंग में धर्मेंद्र पासवान के अलावा 3 और लोगों को चोटें लगी हैं और इन 3 बदमाशों को जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भीड़ के द्वारा इनको घेर के मारपीट की गई है। तो उसमें से 2 बदमाश की मृत्यु हो गई है और एक जो घायल हुए हैं उसमें से एक की मृत्यु हुई है। अभी इसकी पूरी जानकारी कर रहे हैं, अभी पूरी जांच हो रही है, अभी पुलिस टीम सब लगी है। इसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई आपको बताएंगे। लिए गए थे तो 2 लोग आए बाइक से, पहले उनसे रुके, हाथ मिलाएं, सुरती भी खिलाएं। उसके बाद से 3 लोग हेलमेट लगा कर आए, वहीं पे वो लोग चले गए तुरंत, फिर उसी पे सब फायर कर दिए। आगे बढ़ते, बरेली में खुलेआम जगह जगह अवैध तरीके से मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीडीए की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। संचार कंपनियां बिना नक्शा पास कराए शहर में मोबाइल टावर लगाती जा रही हैं। घनी आबादी वाले इलाकों में लगने वाले टावर आम लोगों के लिए खतरे का सबब बन सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इन टावर से निकलने वाली तरंगें सेहत के लिए खतरनाक हैं। अवैध रूप से लगाए जा रहे इन मोबाइल टावर्स के खिलाफ स्थानीय लोग कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और बीडीए में शिकायत दर्ज कर जा चुके हैं, लेकिन बीडीए की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि बीडीए के अधिकारी भी मान रहे हैं कि मोबाइल टावर आबादी से दूर लगाए जाने चाहिए। ब्रॉड गाइडलाइंस हैं कि अस्पताल के ऊपर ना लगे, स्कूलों के ऊपर ना लगे, बहुत सकरी गलियों में ना लगे, और जो आसपास के जो रहने वाले हैं, अगर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है वहाँ पे, तो उसकी भी सहमति की आवश्यकता होती है। इन सारे बिंदुओं को देखने के बाद और जिस मकान पे लग रहा हो उसका नक्शा पास होना चाहिए, वो स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। इन सारे बिंदुओं के जांच और इसके अतिरिक्त भी कुछ हैं, उनको देखने, भारत सरकार की भी कुछ गाइडलाइंस हैं, उन सबको देखने के बाद ही जो है बीडीए द्वारा कोई एनओसी दी जाती है। आगे बढ़ते खबर मुरादाबाद से, जहां एमडीए के अधिकारियों का एक और कारनामा सामने आया है। यहां मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के इंजीनियर्स और कर्मचारियों ने सामुदायिक केंद्र को 3 स्टार होटल में तब्दील कर दिया है।
ये पूरा खेल होटल कारोबारियों से मिली भगत के बाद अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि होटल बनाने के बाद सामुदायिक केंद्र के एक कमरों के रेट 3 से 4 हजार रुपए तक हैं। इतना ही नहीं, सारे नियमों को ताक पर रखकर सामुदायिक केंद्र में शराब के बार तक खोल दिए गए। होटल कारोबारियों के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्राधिकरण के अधिकारी भी इन पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलने के बाद प्राधिकरण के वीसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, प्रशासनिक तंत्र की इसमें थोड़ी कमी है, क्योंकि जब लीज पे दिया गया था तो केवल इस वजह से दिया गया था कि आम जनता को विकसित होकर वो सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके। लेकिन उसके बाद प्रशासनिक तंत्र ने कहीं भी ये निगरानी नहीं रखी कि बैंकेट हॉल बनाकर उसका जो पूरा स्वरूप बदल दिया गया, होटलों में तब्दील कर दिए गए। वो होटल के लाइसेंस भी उन इमारतों पर जारी हो गए, उनके जो टैक्सेस वगैरह भी जमा हुए। लेकिन हमारे प्रशासनिक तंत्र ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये होटलों में कैसे तब्दील होते चले गए। इसमें क्या लीगल एक्शन हो सकता है, कहां पर इसमें जो है त्रुटि हुई है, इसका एक वो जो है कार्यालय परीक्षण करा रहे हैं और उसके बाद इस पर कार्रवाई हम करेंगे। पीलीभीत में पुलिस की पिटाई से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र नाम के इस युवक का कस्बे की लड़की के साथ प्रेम चल रहा था। इसी के चलते दोनों ने 9 मई को घर से भागकर शादी कर ली। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पंजाब के अमृतसर से उन्हें पकड़ लिया है। आरोपी है कि पुलिस ने जितेंद्र को यहां लाकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे वो अधमरा हो गया। आनन फानन में उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब ये मामला मीडिया में आया तब जाकर पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जो मुझे डॉक्टर योगीनाथ ने बताया है और जो वीडियो दिखाया है उसमें पुलिस नहीं थी और उन्होंने यही बताया कि इसके साथी ने इसे एडमिट कराया और बाकी यदि आप पुलिस वाली कोई बात बताते हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी और यदि कोई बात इसमें निकलती तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते खबर फर्रुखाबाद से, जहां छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि मोहन को पद से हटा दिया गया है। वहीं अदालत ने शशि मोहन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल सीबीआई ने छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि मोहन को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सीबीआई के निशाने पर छावनी बोर्ड के और भी अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ जांच जारी है। वहीं इस मामले में जांच के लिए छावनी बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और आगे की कार्रवाई उसी आधार पर होगी। आईओ जो थे उन्होंने एक मुझे लेटर दिया था। उस लेटर में उन्होंने ये कहा कि आप इस पर बोर्ड का नहीं, आप अपना कार्रवाई कीजिएगा। उन्होंने उसके पकड़ने का लिया था, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनको पकड़ने के बाद ले गए, उनको 14 दिन के लिए हिरासत में लिया है और उसके उपरांत हम लोगों ने इस मैटर को, कंप्लीट मैटर को बोर्ड में रखा। बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि आप इनका एक रिमूवल का प्रस्ताव पास करके इसको पीडी को भेजा जाए। और इसी के साथ अगली खबर का भी रुख करते हैं। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां के कमालगंज ब्लॉक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री के नेतृत्व में राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भूमि अधिग्रहण बिल की कॉपियां जलाई। निर्मल खत्री ने बीजेपी एसपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर सिर्फ कांग्रेस ही लगाम लगा सकती है। साथ ही राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात पर उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस की नीति निर्धारण समिति और गांधी परिवार के फैसलों का इंतजार किया जाना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि इस विषय को कांग्रेस पार्टी के जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं और ये जो परिवार है हमारा गांधी परिवार, उसी पर छोड़ देना चाहिए। जो भी वजह रहे हो कांग्रेस की कमजोरी के पिछले दौर में, लेकिन एक चीज ये जरूर साबित हुई कि भारतीय जनता पार्टी पर लगाम कांग्रेस ही लगा सकती है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी नहीं। और एक खबर वाराणसी से, जहां के ग्रामीण इलाकों में 7 ब्लॉक्स में बुनकरों के लिए सुविधा केंद्र का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक मौजूद रहे। राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि वर्क कल्चर में बदलाव की जरूरत है। काम तय वक्त पर शुरू होना चाहिए और तय खर्च पर पूरा होना चाहिए। ये देखा जाता है कि समय पर काम पूरा नहीं होता है और जो व्यय तय होता है उसमें नहीं होता है, तो उसमें से ही भ्रष्टाचार पनपना शुरू होता है। और इसलिए मैंने आग्रह से ये कहा कि समय पर कोई भी प्रकल्प है, परियोजना है, वो पूरी होनी चाहिए और उसी मानक में, नहीं तो कोई ना कोई बहाना करके रास्ते का खर्चा बढ़ाया जाता है और फिर उसमें से भ्रष्टाचार होता है। और इसलिए सुराज्य के कल्पना में गुड गवर्नेंस की बात जब आती है तो ये भी है कि तय सीमा में काम पूरा हो।
वहीं केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि केंद्र सरकार वाराणसी में खास रुचि पूरी तरीके से ले रही है। निफ्ट का एक सेंटर वाराणसी में भी खोला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वाराणसी के बुनकरों की मांग पर हमने सिल्क से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। उनसे बात की हमारे संवाददाता अमित ने। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, बुनकरों को लेकर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की है निफ्ट सेंटर को लेकर, क्या है वो घोषणा? निफ्ट का एक सब सेंटर यहाँ पर बनाएंगे और बुनकरों के साथ जोड़कर इस काम को आगे बढ़ाएं। आइए सर, ये जो 7 कॉमन फैसिलिटी सेंटर है सर, इनको किस तरीके से ट्रेड फैसिलिटी सेंटर से जोड़ने की व्यवस्था होगी? यहाँ पर लोग बुनकर लोग आएंगे, काम समझेंगे, सीखेंगे, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे और ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर जितने भी हम जो बना रहे हैं बन जाएगा, सब उससे जुड़ जाएंगे। सर, जो तीसरे सेंसस में जो लगातार कम हो रही है हथकरघों की संख्या, बुनकरों की संख्या, उसी को ही तो बढ़ाना चाहते हैं भाई साहब जी। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार का कहना है कि तीसरे सेंसस में 2010 में जो गणना हुई थी उसमें करघों की संख्या कम हुई है, बुनकरों की संख्या कम हुई है और केंद्र सरकार की कोशिश है कि इनकी संख्या बढ़ाई जाए। निफ्ट का एक सेंटर बनारस में जल्द ही खुलेगा। 7 कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो कि ग्रामीण क्षेत्र में होंगे, उनका अभी अभी केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने शिलान्यास किया है। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। पर्यावरण की रक्षा के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने एक और अहम फैसला किया है। एनजीटी ने यूपी के अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। एनजीटी ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मीट बिक्री वाले दुकानों पर नियंत्रण रखा जाएगा। एनजीटी ने कहा है कि जिन बूचड़खानों को यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि या फिर उसके अलावा SEIAA से अनुमति नहीं मिली है, उन्हें मीट की दुकान खोलने या मीट बेचने की इजाजत नहीं है। एनजीटी के मुताबिक यूपी सरकार, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी है कि इस आदेश का पालन करे। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि यह भी देखा जाए कि सफाई स्वास्थ्य से जुड़े मानकों का ठीक ढंग से पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। एनजीटी ने मीट की छोटी दुकानों को सर्टिफिकेट देने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक समिति गठित करने का निर्देश भी दिया है। और खबर इस वक्त नोएडा से आ रही है, जहां के सेक्टर 20 पुलिस ने एक कॉल सेंटर पर छापे मारकर 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी करते थे और अब तक 1.5 करोड़ की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए आपको लूटने का काम कर रहे थे ये 3 लोग और 1.5 करोड़ की ठगी अभी तक ये कर चुके, उसको अंजाम दे चुके हैं। सेक्टर 20 पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, क्रेज है, हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर की जाती है और उसमें भी धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े का मामला सामने निकल कर आता है। अमित, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कॉल सेंटर की भूमिका कैसे थी, कैसे ये 3 लोग ठगी करते थे, वो भी ऑनलाइन? देखिए न्यायालय, 3 लोग वो हैं जो इसका संचालन करते थे, पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनका बाकी स्टाफ वहां नहीं था जिस वक्त छापा मारा गया और ये लोग एनसीआर से दूर दराज के लोग, उत्तराखंड या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे के जो दूर दराज के लोग हुआ करते थे, उनको अपना निशाना बनाया करते थे और कोई भी ब्रांडेड जूता या कपड़े को लेकर उसको आधे रेट में उन लोगों को देने की बात किया करते थे। तब वो इनके अकाउंट में पैसा डाल दिया करते थे, उसके बाद उसको ना तो वो प्रोडक्ट भेजा करते थे और अपने उन नंबरों को भी बंद कर लिया करते थे। इनके पास से करीब 1000 के आसपास जो मोबाइल सिम है वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं। कई फोन बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुए हैं और अभी तक पुलिस को 1000 लोगों का डाटा भी इनके पास से बरामद हुआ है। तो शुरुआती तौर पर पुलिस मान रही है कि करीब 1 से 1.5 करोड़ की ठगी अभी तक कर चुके हैं। धीरे धीरे जो भी शिकायतकर्ता है वो पुलिस से संपर्क कर रहे हैं और अब मामला मीडिया में आने के बाद भी हो सकता है। शिकायतकर्ता पुलिस से संपर्क कर रहे हैं, उनको उनका पैसा दिलाने की बात पुलिस कह रही है। हमें सवाल नंबर 2 की ये दर्शकों के लिए जानकारी दे दीजिए, नोएडा में कहाँ इनका दफ्तर था और कौन सी वेबसाइट थी जो ये फर्जीवाड़ा कर रही थी, ताकि दर्शक सचेत रहें। देखिए, नोएडा के सेक्टर 10 में इस कॉल सेंटर को ये चला रहे थे और वेबसाइट के माध्यम से नहीं, ये टेलीकॉलिंग किया करते थे। और ये भी चीज पुलिस की जांच में निकल कर आई है कि जो बैंक हैं उन बैंकों से ये डाटा इकट्ठा किया करते थे लोगों से। 50,000 लोगों के डाटा का 30,000 कीमत दिया करते थे। तो कुछ बैंक कर्मी भी इनके साथ मिले हुए हैं, उनके क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी हुआ करते थे उसकी कुछ डिटेल बताकर ये उनसे कहा करते थे कि आपके अकाउंट नंबर के माध्यम से आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट हम आपको देंगे। उस तरीके से लोगों को जालसाजी का शिकार बनाया करते थे। अभी तक की पुलिस की जांच में ये निकल कर आया है कि खुद कस्टमर को कॉल करके डाटा इकट्ठा करके ये इस तरीके के प्रोडक्ट देने की बात किया करते थे आधे दामों पर। फिर ना तो प्रोडक्ट दिया करते थे और पैसे को लेकर भी जब एक नंबर से 3-4 लोगों से ठगी कर लिया करते थे, उस नंबर को बंद कर दिया करते थे। न्यायिका सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और ये बताया कि ये योजना सिर्फ प्रतीकात्मक है। इसमें सांसदों की भूमिका सिर्फ
परामर्शदाता यानी कि एडवाइजरी की होगी। लिहाजा एक बार फिर इस योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस योजना पर याचिकाकर्ता सीबी पांडे ने कोर्ट में दलील दी थी कि इस योजना में ग्राम सरकार के स्वरूप को धक्का पहुंचेगा और बिना किसी फंड के सिर्फ एक गांव को गोद लेना दूसरे गांव के साथ अन्याय है। इसके साथ ये हलफनामा सामने आया। आपको बता दें कि ग्राम सरकार का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को 29 विभागों के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन राज्य सरकारों ने इन विभाग के अधिकारी के लिए नियमावली बनाई हुई है। इसके चलते ग्राम पंचायतें महज सरकारी विभाग की कठपुतली बनकर रह चुकी हैं। गांव पंचायत वो संस्था है जिसमें एक प्रधान, उप प्रधान और 9 जो सदस्य चुने जाते हैं, गांव से चुने जाते हैं, वो 9 सदस्य हैं। उसके बाद पूरी गांव सभा जो है, गांव सभा है। गांव सभा में जो जितने वोटर लिस्ट हैं वो सारे गांव मिला के उसको गांव सभा कहते हैं। तो एक विधानसभा की जगह पर गांव सभा हो गई, मंत्रिमंडल की जगह पर हो गया गांव पंचायत, और विभाग की जगह पर समितियां हो गई। अब अगर इस व्यवस्था को गांव में अगर चलता तो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, केंद्र सरकार, जैसे गांव की सरकार चलती। आज जो वर्तमान में व्यवस्था प्रभावी है उसमें संविधान में एक चीज लिख दी गई है कि राज्य सरकारें इस व्यवस्था को चलाने के लिए, गांव सरकार या गांव पंचायत की व्यवस्था को चलाने के लिए अपने अपने स्तर से हर राज्य अपना अपना कानून बनाएंगे और उसमें वो कानून के तहत में जैसा वो समझेंगे वैसा उनको अधिकार देंगे। लेकिन ये बात संविधान में कह दिया गया था कि सेल्फ गवर्नमेंट होगा वो। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम बनाया। उसमें सारे 29 विभाग तो गांव को दे दिया, उसमें फाइनेंस कमीशन ही बन गया। लेकिन किया क्या उन्होंने कि लिख दिया कि उस अधिनियम में कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार इन विभागों का संचालन होगा और इन्हीं विभागों का वित्तीय संसाधन के राज्य सरकार जैसा वित्तीय संसाधन देगी उस हिसाब से समय समय पर उनमें उनको पैसा दिया जाएगा। तो फिर राज्य सरकार के अधीन गांव सरकार कैसे हो सकती है? संवैधानिक व्यवस्था तो यही है। तो उनको जब आपने 29 विभाग दिया तो पूरा का पूरा उसके संबंध में निर्णय लेने की क्षमता, पैसे खर्च करने की क्षमता और जितनी व्यवस्था चलाने की है सारी की व्यवस्था उनके निर्णय आप छोड़ देते और वो व्यवस्था चलाते। लखनऊ प्राणी उद्यान में बच्चों के लिए लगाए गए झूले खराब होने लगे हैं। इन झूलों को लाखों के बजट से बच्चों के लिए लगाया गया है, लेकिन अक्सर बच्चों की जगह यहां पर बड़े इन झूलों में झूलते दिखाई दे रहे हैं। नतीजा ये है कि झूले खराब हो गए हैं। इन झूलों को देखकर बच्चे आकर्षित कभी हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी हालत आप देखिए कैसे बदतर है। बच्चे इन झूलों को देखकर मायूस हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि बड़ों को उन झूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो सिर्फ बच्चों के लिए है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के जंतु उद्यान मंत्री शिव प्रताप यादव ने इस मामले पर नाराजगी जताई है। वो कह रहे हैं कि जो लोग जानबूझकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं उन पर सख्ती हम करेंगे।